नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्लास 10th की सीरीज़ में हम नई एक्सरसाइज 7.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। और बच्चों, इसी के साथ सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरा मैसेज आप जैसे लाखों बच्चों के पास पहुंच सके। और इसी के साथ बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए देखें। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ -4 and 3 and 4, 3 आर दी टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमें बच्चों एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। आप इसका नेमिंग कर दो। इसके दो वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं बच्चों। एक वर्टेक्स शायद इसका बी मान लो आप -4, 3। एक वर्टेक्स इसका 4, 3 दिया हुआ है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। हमें थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। इसे आप XY मान लो, ये हमने निकालने हैं बच्चों। ये आ गया आपका X1 Y1 मान लो आप, थोड़ी सी पेस सी बनी रहेगी। इसे आप X3 Y3 मान लो। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों। मैंने आपको समझाया था, आप भी अभी तो इतने काबिल तो आप हो ही गए कि आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। वी हैव टू फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हमने निकालना है बच्चों। देखो, हमारे पास ध्यान देना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं मैं, कि हमने निकालने अब दो वेरिएबल्स X1 और Y1। वी हैव टू फाइंड टू वेरिएबल्स। बच्चों, जब भी आप मैथ्स में पूरे चैप्टर्स में ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, कहीं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करोगे, कहीं आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करोगे, कहीं आप रियल नंबर्स करोगे, और कहीं आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, कहीं पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब आएंगी और आपने दो वेरिएबल्स अगर पता करने हो बच्चों, ध्यान देना मेरी बात को, जब दो वेरिएबल पता होंगे करने हो तो आपके पास दो इक्वेशंस बननी जरूरी है बच्चों। अगर एक वेरिएबल पता करना हो तो एक वेरिएबल की इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे 2x + 5 = 6। यहां से एक वेरिएबल पता करना हमें, ये एक इक्वेशन है, यू कैन फाइंड इजिली द वैल्यू ऑफ x। क्योंकि हमें एक वेरिएबल पता करना था बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन थी। अब हमने दो वेरिएबल पता करने हैं, तो अपने माइंड में ये बात बिठा लेना बच्चों कि आपको दो इक्वेशंस चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसी तरह से जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 में वो जब ट्राइंगल के तीन साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए थे और हमने वहां पर ट्राइंगल के वर्टिसेस पता करने थे, तो वहां पर हमें तीन वेरिएबल पता करने थे। इसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई थी, x1 + x2 = समथिंग, x2 + x3 = समथिंग, y2 + y3 = समथिंग। तीन इक्वेशंस में बच्चों हमने x1, x2 और x3 3 वेरिएबल्स हमने पता करने थे। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस थी, उनको प्लस करके, आपस में माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ भी ऑपरेशंस करके हम उनमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो वी नीड टू इक्वेशंस। ये बात समझ जाओ आप। बहुत ही मैंने बढ़िया कॉन्सेप्ट आज आपको बताया है। ध्यान में ये रखना कि हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए।
सबसे पहले तो बच्चों जो आप निकाल सकते हो वो निकाल लिया करो। ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स हमें पता है, यू कैन फाइंड इजिली इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस से बच्चों इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों। 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट 8 आ गया। अब ये साइड आपकी ट्राइंगल की 8 आ गई बच्चों, आ गई। ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बात समझे आप। डिस्टेंस फॉर्म निकाल लिया। उसके बाद बच्चों देखो, क्योंकि एक इक्वेशन हमारी कैसे आएगी, यहां से AC विल बी इक्वल टू BC बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन बनाओ, AC इज इक्वल टू BC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इक्वेट AC इज इक्वल टू BC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AC है x1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू BC x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे बच्चों तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो बच्चों, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया आपका। दूसरा, ये पूरी साइड इससे कट जाएगी, सॉल्व करके भी काटनी है, पहले ही काट दो क्योंकि सेम है ये। अब इनको सॉल्व कर लो आप। x1 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x1 इज इक्वल टू x1 नहीं x, ये x, हाँ चलो इसे x1 नहीं मान लो, फिर यहां भी हमें x1 नहीं मानना पड़ेगा। x1 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। यहां से बच्चों देखो x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8x प्लस 8x 16x1 इज इक्वल टू 16। यहां से x1 आ गया आपके पास 16/16। x1 बच्चों आपका 1 आ गया। यहां तक देखो, आपको पहले ध्यान से हमने कैसे किया है बच्चों। यहां से सॉरी यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी गलत हो गई, क्योंकि बच्चों x1 भी कैंसिल हो गया और प्लस 16 ये भी कैंसिल हो गया। ये माइनस 8x1 उधर चला गया तो 16x1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका x1 0 आ गया। अब आपके पास बच्चों x1 0 आ गया, हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है। अब हमने निकालनी है y1 की वैल्यू, तो अब हम एक और इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चों। यहां से स्पेस थोड़ी सी कम है, चलो कोई बात नहीं, यहां से देख लेना। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों कि अगर हम AC का डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से, वो हमारा ये था, ये है हमारा AC का डिस्टेंस फार्मूला। इस AC के डिस्टेंस फार्मूले को हम 8 के बराबर इक्वेट कर दे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ना आपकी। AC इज इक्वल टू 8। AC की इक्वेशन थी बच्चों रूट दिस वन। अब इसका रूट लेंगे हम, x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया AC स्क्वायर ही ले लो आप, ये 64 हो जाएगा, समझे आप।
अब बच्चों यहां पर हमने x1 की वैल्यू 0 निकाली थी, यहां पर आप x1 पुट कर दो तो सारी इक्वेशन y में आ जाएगी, y की वैल्यू आप सॉल्व कर लेना। देखो x1 0 पुट किया मैंने, 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस y1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y1 इज इक्वल टू 64। यहां से बच्चों ये देखो y1 स्क्वायर माइनस 6y1, ये सारी टर्म कांस्टेंट टर्म है, 64 इधर आके माइनस होगा, 25 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 39। माइनस 39 ये बराबर है आपका 0 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, इसे यहां तक आप पॉज करके नोट कर लो। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं इसको इरेज करूंगा इतना पोर्शन, आप इसको नोट कर लो। अब हमारे पास है बच्चों y1 स्क्वायर माइनस 6y1 माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। फैक्टराइज बाय सेपरेटिंग मिडल सम से ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और वैसे मैं इसको यहाँ पर फॉर्मूला निकाल दूंगा और इसकी डिटेल से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। तो y1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस b होगा, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे बच्चों। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है 1, b हमारा कितना है माइनस 6, y लगा लो, यहाँ इक्वेशन y की है, और c हमारा है बच्चों माइनस 39। तो y1 इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, y1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 39 ओवर 2a। a कितना है हमारा बच्चों 1। y1 आ गया आपके पास 6 प्लस माइनस, इसे सॉल्व करोगे 36 माइनस माइनस प्लस 39 4 का 156 प्लस 36, ये आ गया बच्चों रूट 192/2। यहां से 192 को आप सॉल्व करोगे बाय स्क्वायर टेकिंग एलसीएम, फैक्टराइजेशन कर लो आप। √3 आ गया बच्चों। यहां से y1 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 8√3/2, और यहां से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो y1 की वैल्यू 3 प्लस 4√3 और 3 माइनस 4√3 होगी। ये आपकी y1 की वैल्यू आ गई। इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, 3 प्लस 4√3 और 3 माइनस 4√3। यस, ये हमारा बच्चों आ गया वही फिर से बड़ा ही हमारा अच्छा समझने वाला क्वेश्चन कि y1 की दो वैल्यूज कैसे हो सकती हैं। x1 तो हमारा 0 आ गया, y1 की दो वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या हमारे क्वेश्चंस के मुताबिक, हमारे सॉल्यूशन के मुताबिक y1 हो सकता है बच्चों, एक तो हो सकता है यहाँ पर 3 प्लस 4√3, और दूसरा हो सकता है बच्चों 3 माइनस 4√3। अब हम इसको देखेंगे बच्चों ऑब्जर्वेशन से कि क्या ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं या उनमें से कोई एक ही पॉसिबल होगी। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेना, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। दो आंसर्स में से कौन सा सही है या दोनों ही सही हैं,
ये हमने देखना होता है बच्चों। अब इसको समझने के लिए हम फिर से अपना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे बच्चों। अब ध्यान से देखना इसको, कैसे y की दो वैल्यूज आती हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमारा वर्ल्ड फेमस ओरिजिन है। अब बच्चों इन पॉइंट्स को प्लॉट करो आप इस ट्राइंगल को। B पॉइंट था -4 3, 1 2 3 4, दिस इज -4। यहां से y की तरफ +3 जाएंगे हम। ये पॉइंट आ गया बच्चों B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 3। अब A पॉइंट प्लॉट करो बच्चों, x है 4, y है 3, x +4 बच्चों 1 2 3 4, यहां से पॉजिटिव y की तरफ 3, 1 2 3, ये है। ये आ गया बच्चों हमारा पॉइंट B, A सॉरी ये B था, ये A आ गया बच्चों। ये -4, 3 था, ये 4 3 है। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो C है बच्चों, अब आ गए हम मुद्दे पे। यहां पर x1 तो 0 है, मतलब कि ये वाला थर्ड वर्टेक्स यहां कहीं y एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर बच्चों x 0 होता है। ध्यान से समझना। अब x तो 0 है, मतलब कि थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल लाई ऑन y एक्सिस, और y की दो वैल्यूज हैं y एक्सिस के ऊपर। एक तो है 3 + 4√3 और एक 3 - 4√3। बच्चों 3 + 4√3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732, 1.732 इंटू 4, 17 4 का 68, 6.8 + 3 9.8। यहां से इसको अगर हम पॉइंट्स में समझने की कोशिश करें, ये +9.8 है, समझे आप। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, क्योंकि तो यहां y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव की तरफ यहां कहीं पर ये होगा 9.83, ये पॉइंट होगा कहीं पर पॉइंट C। इसे अब हम दो कलर्स में समझेंगे। एक तो ये हो सकता है पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास 0 और 3 + 4√3। एक तो बच्चों ये हो गया। अब आप दूसरी तरफ आओ, इससे ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जो हमारी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा एक ये हो गया ना। अब y की दूसरी वैल्यू को देखो आप, 3 - 4√3, x तो 0 ही है, इसी y एक्सिस के ऊपर कहीं आएगा। 3 - 4√3, 4√3 का नियर अबाउट आएगा 3 - 4 3 का 6.8 समथिंग आएगा। 3 - 6.8 मीन्स यहां से इसकी वैल्यू -3.8 आ जाएगी बच्चों, और ये नेगेटिव की तरफ होगा यहां कहीं पर 1 2 3 -3.8 यहां पर कहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों आपका C'। इसे हम दूसरे कलर में मार्क करेंगे, क्योंकि ये दूसरा ट्रायंगल है जो पॉसिबल हो सकता है। C', इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 3 - 4√3। अब आ गया। अब बच्चों आप इनको ज्वाइन करो, ये पॉइंट आ गया आपका C'। अब आप इसको ज्वाइन करो, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, लेकिन क्या y की दोनों वैल्यूज हमारी गिवन क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेंगी? नहीं बच्चों। मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन का एक लाइन नहीं पढ़ाई थी, वो मैंने सोच लिया था कि आपको एंड में पढ़ाऊंगा। आप लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि find the coordinates of the third vertex given that the origin lies in the interior of the triangle। अब देखो आप, ओरिजिन कहां है हमारा, ये वर्ल्ड फेमस ओरिजिन ये रहा। दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के
अंदर लाई करता है बच्चों, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ ओरिजिन बाहर रह जाएगा ट्राइंगल से। इस ग्रीन ट्राइंगल में ओरिजिन नहीं आ रहा, ओरिजिन आ रहा है इस रेड ट्राइंगल में। तो हमारी कौन सी वैल्यू y की सेटिस्फाई करेगी? 3 - 4√3। समझे आप? बढ़िया क्वेश्चन था। जब कंसेप्ट क्लियर होता है बच्चों तो माइंड में एक सेटिस्फैक्शन सी मिलती है। आप प्लीज इसको ध्यान से समझा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी बेस भी बिल्डिंग कर रहे हैं आपके 10th बोर्ड के मैथ्स की एग्जाम की तैयारी के साथ साथ। समझे आप बच्चों? इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2 पॉइंट का आंसर समझने वाला। ये कॉन्सेप्ट्स आपको +1 में +2 में बड़े काम आएंगे बच्चों। 10वीं में तो शायद ये पेपर में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का ना भी आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। आप इसको अच्छी तरह से समझ के नोट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ABC आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। बच्चों हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है बच्चों। इसके 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। A वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1, B वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 2 और C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 9, 4। सबसे पहले तो आप इनको मार्किंग कर लिया करो, साथ ही x1 y1 ये आपका x2 y2 है बच्चों, ये x3 y3 हो गया और ये x4 y4 हो गया बच्चों। पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। याद है ना बच्चों आपको हमारा वो जो मॉडल बनाया था पैरेललोग्राम वाला, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, इक्वल भी होंगी। Opposite sides are parallel and equal if E is the midpoint of DC। बच्चों DC जो साइड है यहां पर E एक मिड पॉइंट है, DC का मिड पॉइंट है कहीं पर ये E, ये पैरेलल का सिंबल होगा एरो वाला, ये मिड पॉइंट है बच्चों ये वाला। इस पॉइंट का नाम है E। E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, मीन्स ये दो इक्वल साइड्स हो गई DE और EC। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। यस, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADE। इसका एरिया हमने बच्चों फाइंड आउट करना है। अब देखो आप कैसे करोगे। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपके पास इस ट्राइंगल में एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें E और D के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। E के कोऑर्डिनेट्स तो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे? E इज मिड पॉइंट ऑफ DC, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला आप E के कोऑर्डिनेट्स तो आराम से निकाल लोगे। इसके कोऑर्डिनेट्स आप XY मान लो बच्चों। अब देखो x इज इक्वल टू बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x3 प्लस x4 बाय 2। अच्छा, इससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, पहले x4 y4 निकाल लो आप, फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x4 y4 के लिए सबसे पहले बच्चों हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तब हम E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये देखो बच्चों, BD एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, इसी के साथ ही AC इज आल्सो द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम।
अब हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार किया हुआ है, x4 y4 मान चुके। इसे आप मिड पॉइंट को x5 और y5 मान लो। अब बच्चों ध्यान से देखो, x5 और y5 a और c के मिड पॉइंट्स हैं ए सी के। a के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, c के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। नाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स xy एंड y5 बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, अब यहां से सबसे पहले हम x5 निकालेंगे। x5 इज इक्वल टू 6 प्लस 9/2 15/2। इसी तरह से y5 निकालेंगे 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/2। ये x5 और y5 हमारे पास ये आ गया बच्चों 15/2 और 5/2। इसे आप यहां पर लिख लो, ये आगे कोऑर्डिनेट्स 15/2, 5/2। अब बच्चों ध्यान से देखो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये पॉइंट AC का मिड पॉइंट है तो यही पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यही मिड पॉइंट फार्मूले से अब हमें ये मिड पॉइंट्स पता है बच्चों, B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। फॉर D लिखो यहां पर। अब मिड पॉइंट फार्मूला हम ऐसे यूज करेंगे जिसमें हमने मिड पॉइंट्स अब निकाल लिए हैं। तो x इज इक्वल टू x5 इज इक्वल टू x2 प्लस x4/2, 8 प्लस x4/2। इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये 2 तो कैंसिल हो गया, x4 आ गया 15 - 8 7, x4 हमारा आ गया। इसी तरह से हम y4 निकाल लेंगे। y5 इज इक्वल टू y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। y5 हमारे पास 5/2 है बच्चों। इसे आप x4 की वैल्यू इसके सामने लिख लो। x4 आ गया था आपके पास 7। इसी तरीके से बच्चों 5/2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4/2। यहां से फिर 2 कैंसिल हो गया, यहां से आपका y4 आ गया 3। अब x4 और y4 हमें पता लग गया बच्चों, x4 है हमारा 7, y4 है हमारा 3। अब हम E के मिड पॉइंट्स आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। अब E मिड पॉइंट है C और D का, यहां पर लिख लो आप। फॉर E इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x और y माने थे। x इज इक्वल टू x3 प्लस x4/2, 9 प्लस 7/2, 8 आ गया। इसी तरीके से y आएगा हमारे पास y4 प्लस ये x3 y3 है, y3 प्लस y4/2, y3 हमारा 4 है और y4 हमारा 3 है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया है आपका 7/2। x और y भी अब हमें पता लग गए बच्चों। x है हमारा 8 और y है हमारा 7/2। समझे आप? अब इसको इतना सा नोट कर लो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का चलो यहां लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ x1। ऐसे घूमेंगे, अब ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 करते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि फॉर्मूले x1 y1 x4 y4 और xy होगा, यहां से आपको समझ भी लग जाएगी इनकी रोटेशन। हाफ x1 नेक्स्ट y4 माइनस y,
प्लस x2, ये आ गया x4, नेक्स्ट है x4, फिर ये लिया तो या y माइनस y1 प्लस नेक्स्ट है हमारा x, अब ये x लिया तो यहां से y1 माइनस y4। समझे आप, रोटेशन भी अब आपको लर्न हो गई। हाफ x1 हमारा 6 है बच्चों, y4 हमारा 3 है, y हमारा 7/2 है, प्लस x4 7 है बच्चों, y हमारा 7/2 है, माइनस y1 हमारा 1 है, प्लस x हमारा 8 है बच्चों, y1 हमारा 1 है और y4 हमारा 3 है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप बच्चों, ये आएगा, चलो मैं कर देता हूं, अब रह भी क्या गया, इसका एलसीएम लोगे तो 3 2 6 माइनस 7 माइनस 1/2, 6 इंटू माइनस 1/2 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट डाल लेंगे हम ऐसे, 7/2 माइनस 1 5/2, 7 इंटू 5/2, 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16। यहां से आएगा बच्चों, ये तो आ गया 3, ये हो गया 3 और -1 -3, ये आ गया हाफ -3 प्लस 35/2 -16। इसे आप सॉल्व कर लेना, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, कैलकुलेशन रह गई थी थोड़ी सी, स्पेस की प्रॉब्लम आ गई, इसे पॉज करके नोट कर लो। कैलकुलेशन में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों यहां पर एक बात और मैं समझा दूं कि आपका आंसर -3/4 आएगा। समझे आप? अब माइनस को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि एरिया बच्चों माइनस में नहीं हो सकता। थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना बच्चों, यहां पर एक मॉड लगा होता है। मॉड का मतलब है कि आपका आंसर हमेशा ही आपने प्लस कंसीडर करना है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अभी नया होगा, लेकिन +1 में आप इसको फ्रीक्वेंट यूज करोगे। यहां पर हमने मॉडुलस लगाना होता है बच्चों ऐसे। इसका मतलब होगा कि एरिया हमने हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, माइनस नहीं हो सकता बच्चों। इसीलिए इसका आंसर आप +3/4 दोगे ऐसे। दिस इज योर आंसर बच्चों, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा थर्ड। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी एंड सी। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ये कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हमें दिए हुए हैं बच्चों। इसके 4 पार्ट्स हैं। मैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से पहला पार्ट उन्होंने जो पूछा पहले मैं आपको वो समझा रहा हूं। क्वेश्चन है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। बच्चों ए से मीडियन BC को D पर मीट करता है ऐसे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन किसे बोलते हैं। बच्चों एक कोई भी ट्राइंगल हो, अगर हम उसके किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें ऐसे,
ये होगा मीडियन। एक ट्राइंगल के 3 मीडियन हो सकते हैं बच्चों। इस वर्टेक्स से इस साइड का मीडियन, यहां से यहां का मीडियन और यहां से यहां का मीडियन। 3 मीडियन होंगे बच्चों। जब हम इसके चारों पॉइंट्स कर लेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। पूरा क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा। अभी आप इस लेवल पॉइंट 1 में ही रखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मीडियन थ्रू ए मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप x4 y4 मान लो या फिर xy मान लो। x4 y4 रहने दो चलो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। हमें D के कोऑर्डिनेट्स पूछा है बच्चों, कितने होंगे। अब ध्यान से देखना, ये हमने माना हुआ है, इसको मैं दूसरे कलर से कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि ये हमने माना हुआ है x4 y4। ये हमने माना है बच्चों, ये उन्होंने दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। वी हैव टू फाइंड द मीडियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। ये हमारा मीडियन है। D कैसे निकालोगे बच्चों, मैंने बताया मीडियन का मतलब है जो किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। D यहां पर मिड पॉइंट है, उस लाइन को हम मीडियन बोलेंगे। और D के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला। x4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाय 2 एंड y4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाय 2। पहले का आंसर तो ये आ गया बच्चों, यही पूछा था उन्होंने। x4 कितना आया बच्चों हमारे पास, x2 प्लस x3 बाय 2 और y4 कितना आया हमारे पास, y2 प्लस y3 बाय 4। अब आप थोड़ा सा इसमें अलग अलग डायग्राम्स बनेंगी, आप ध्यान रखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है हमसे, ये देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशो PD इज 2:1। अब पॉइंट P है कोई AD के ऊपर, कोई पॉइंट P है बच्चों AD के ऊपर जो AD को 2 AP रेशो PD 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। अब हमने इस P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। इसे मान लो आप x, y, समझे आप। सेकंड क्वेश्चन में P पॉइंट बच्चों इस मीडियन AD के ऊपर कोई ऐसा है जो AD लाइन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है बच्चों। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इसको हम xy मान लेंगे। तो यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों, आपके पास एक लाइन है जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और वो पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करता है वो उस लाइन को 2:1 की रेशो में भी डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे बच्चों, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब x इज इक्वल टू, ये मैं मानूंगा m, इसे m मान लो, ये n मान लिया। देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू mx4। x4 कितना है हमारा, x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस n इंटू x1। n कितना है हमारा 1 इंटू x1 है हमारा एज इट इज x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1। m हमारा 2 था ना, 2 प्लस 1, कंफ्यूज ना हो।
x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया बच्चों, ऊपर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये आपके x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। समझे बच्चों? इसी तरह से हम y के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू m इंटू y4, y4 कितना है हमारा, ये वाला, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस n इंटू y1 एज इट इज डिवाइडेड बाय m प्लस n 3। ये आ गया बच्चों आपके पास, एक मिनट, टू था y2 प्लस y3 हमारा 2 था बच्चों, यहां पर 2 आएगा। इसी तरह से ये कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। ये आपके xy कोऑर्डिनेट्स p के आगे, इस p के यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से, मैं इसीलिए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज करता जा रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम में नई नई डायग्राम्स आती जाएंगी। यहां से p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए बच्चों, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और y आ गया हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। ये x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे p के आ गए बच्चों। यहां से हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लो। अब हमें स्पेस की प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, इसको मैं मिटा दूंगा। ये डायग्राम को आपने देखते रहना है क्योंकि इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड होंगे। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने नया फॉर्मूला निकल के आने वाला है बच्चों, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कंप्लीट सॉल्व करने का फैसला किया है आपके सामने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम प्रेपरेशन के साथ साथ आपकी बेसिक्स भी इम्प्रूव हो बच्चों। जरूरी नहीं है आपका इस लेवल पर आपके सीखने की उम्र है। अब पता नहीं आप में से कितने बच्चों नॉन मेडिकल लेंगे, मेडिकल लेंगे, और कई बच्चे कई सारे कॉमर्स में चले जाएंगे, कई सारे आर्ट्स ले लेंगे। पता नहीं फिर कभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिले या ना मिले बच्चों। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आज इस टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो एज ए टीचर, एज ए गाइड सॉरी, मेरी ये पूरी कोशिश है बच्चों कि मैं जो भी ज्ञान मेरे अंदर है मैं वो ज्ञान आप में भर दूं बच्चों। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। अभी आप सोचोगे कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर लें, जब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जब जिंदगी का एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ आपके सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, समझे आप। इसके बाद आप कभी, मैं देखता हूँ वैसे चैनल्स पे भी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर वो कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। कोई एसएससी दे रहा है, आर्ट्स वाला भी एसएससी सीजीएल दे रहा है, स्टेट बोर्ड्स में और भी अच्छे जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। फिर आप जैसे बच्चे बड़े होके उन एग्ज़ाम्स को जब आप लड़ते हो ना, तब आपको याद आता है कि 10वीं में यार मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लिया, या कई तो सिलेबस के अकॉर्डिंग से भी कम करते हैं। और तब आपको वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हो, फिर आप सोचते हो शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे 1 मिनट में मैं 4 क्वेश्चन करूं। फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आप जाने लगते हो। पर बच्चों मेरी बात ध्यान से समझ लेना, अभी आपके पढ़ने की उम्र है और इस सीखती हुई उम्र में आप जितना पढ़ लोगे बच्चों उतना आपका फ़ायदा होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ 10वीं क्लास में
आगे चल के मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, उसके बाद जब आप कंपटीशन में बैठोगे किसी जॉब की तैयारी करने में, तब आपको ट्रिक्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। समझे बात? आइए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इसका सब क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF। अब इसी तरह का ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ा सा फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, लाइंस एक दूसरे के साथ टकराएंगी। ये ऐसे समझ लो बच्चों, एक ऐसा ही ट्रायंगल मैं और बना रहा हूं। अब ये ऐसे ही BO यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट करने लग गया, ये C होगा बच्चों। इसमें हमारे A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, B के कोऑर्डिनेट्स भी हमें x2 y2 गिवन था, और C के कोऑर्डिनेट्स भी हमें x3 y3 गिवन थे बच्चों। अभी तक हमने D को निकाला, अब इस कंडीशन से हम दोबारा आएंगे। इसी तरह से बच्चों BE फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R ऑन मीडियंस। एक तो बच्चों BE हमारा मीडियन है, यहां से ऐसे ये हमारा मीडियन है। अब यहां से ये मिड पॉइंट हो गया, इसके ऊपर पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट Q एंड R। इसके ऊपर कोई पॉइंट Q है जो BE को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, और एक E Q एंड R ऑन मीडियन CF। दूसरा मीडियन CF आएगा, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो। इसी तरह से बच्चों हमने अब इस Q के कोऑर्डिनेट्स का पता करना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप फिर से XY मान लो। पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे बच्चों आपके E मिड पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब E मिड पॉइंट है AC का, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। ये E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब BE जो मीडियन है उस पे कोई पॉइंट Q है जो BE को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो हमने अब XY कैसे निकालेंगे? वही जैसे यहां पर निकाला था, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। X कितना होगा बच्चों? M, ये अब M हो गया, ये अब N हो गया। MX2, M हमारा 2 है, इंटू x1 प्लस x3/2 प्लस N इंटू यहां पर x2 है ओवर 3। इसे जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये आपका आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये x की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3। उसी तरह से ऐसे ही आप y निकालोगे, वो भी आ जाएगा बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपका y आ गया। अब इसी क्वेश्चन में था BE तो था एक मीडियन। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको और ड्रा करके दे रहा हूं ट्रायंगल, ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों। वैसे ये सारे पार्ट्स एक ही डायग्राम में होने चाहिए। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट थे x3 y3। अब दूसरा पॉइंट था बच्चों, जैसे BE मीडियन है उसी तरह से हमारा एक CF भी मीडियन है बच्चों। ऐसे ये पॉइंट आपका F है, ये मिड पॉइंट होगा ऐसे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ध्यान से देखो, अब तो आप करने लग गए ना बच्चों। इसका x कितना होगा बच्चों? x1 प्लस x2/2
और y1 प्लस y2/2, ये समझे आप। ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट फार्मूले से हमने f के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब एक पॉइंट Q है, एक R पॉइंट है जो CF के ऊपर है बच्चों, जो CF को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने पता करने हैं बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहां पर P के कोऑर्डिनेट थे x1, x2, x3/3, Q के थे। इसी तरीके से जब हम इसको सेक्शन फॉर्मूले में लगाएंगे बच्चों, तो R के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 आ गया। समझ गए आप बच्चों। अब आप ध्यान से देखो फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ में पूछा है क्वेश्चन हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या चीज है वो आपको पता होना चाहिए, पहले आप तो ये समझ लो। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो। पहले तो पॉइंट P था जो इस मीडियन के ऊपर था, जो इस मीडियन AD को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता था। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है। अब सेकंड मीडियन था हमारा BE, वर्टेक्स B से, जो जिसके ऊपर एक पॉइंट Q था बच्चों, जो BE मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता था। तो उस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। नोट करते रहना। अब तीसरा मीडियन था बच्चों जो वर्टेक्स C से ड्रा हुआ और AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जिसने, वहां उस मीडियन के ऊपर R एक पॉइंट था जो इस मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता था बच्चों। तो इस R के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कुछ बात जमी दिमाग में। इसके कोऑर्डिनेट्स भी ये हैं, इसके भी ये हैं, इसके भी ये हैं। तो मीडियन क्या होता है, अब देखो आप, अब मेरी फोर्थ डायग्राम को देखना। ये ऊपरला सभी मिटा देता हूं, ये आपने कर लिया। अब इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सुनो बच्चों बात ध्यान से। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर अप्रोचिंग क्लाइमैक्स। नया फार्मूला, P के कोऑर्डिनेट भी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y भी y1 प्लस y2 प्लस y3/3। P Q R तीनों के कोऑर्डिनेट्स यही हैं। तो आपके सामने अब क्या कंक्लूजन निकल के आता है बच्चों, अब तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरी तरह से मास्टर हो चुके होंगे, मेरा ये मानना है और मेरा ये विश्वास भी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4,
क्या इसके अलावा कोई और भी पॉइंट हो सकता है? इस पॉइंट को मान लो ए है, उसके अलावा कोई और पॉइंट भी हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 4 होंगे? कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस में जब हम लोकेट करेंगे तो वो पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 4, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चों? ये आप जरा मुझे सोच के बताना। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर पॉसिबल? ओनली 1। मुझे पता था आपको पता है। तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉरी बच्चों, जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम हो, मान लो ए के 2 4 हैं, बी का भी कोऑर्डिनेट 2 4 है, सी का भी कोऑर्डिनेट 2 4 है, तो उसका क्या मतलब होगा कि ये एक ही पॉइंट है बच्चों, एक ही पॉइंट। इसका मतलब पी क्यू आर एक ही पॉइंट है बच्चों, और वो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। दिस इज अवर क्लाइमैक्स। एक फार्मूला आ गया, ये होगा हमारा सेंट्रॉइड। जहां सेंट्रॉइड किसे बोलते हैं बच्चों? जहां पर एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन कोइंसाइड करें, वो एक ही पॉइंट पे हमेशा कोइंसाइड करेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड उस पॉइंट को बोलते हैं जहां एक ट्राइंगल के तीनों मीडियम कोइंसाइड करें। इसको पॉइंट आप चाहे P मान लो, Q मान लो, R मान लो, मैं इसको पॉइंट S मानूंगा या M मानूंगा। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या कर रहे थे हम अभी तक? P पॉइंट कोई ऐसा है जो इस मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। Q पॉइंट मीडियन के ऊपर ऐसा है जो मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से R पॉइंट एक ऐसा है मीडियन के ऊपर जो मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन P Q R एक ही पॉइंट है और उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंट्रॉइड। और उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड द मीडियन इनटू 2 पार्ट्स हैविंग रेशो 2:1। 2 कहां पर लेना है आपने? हमेशा वर्टेक्स की तरफ, और 1 कहां लेना है? दूसरी साइड। ये आपका मीडियन है, ये आपका सेंट्रॉइड है, इसमें 2 रेशो कहां होगी? वर्टेक्स की तरफ, और दूसरी साइड की तरफ 1। इसी तरह से 2:1। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। अब इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही है बच्चों, और साथ साथ में पढ़ना और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना बड़ा ही ज़रूरी है इस टाइम। मेरे जो ये लेक्चर्स हैं बच्चों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो होंगे ही, मगर उससे एक्स्ट्रा भी मैं साथ में करवाए जा रहा हूं ताकि आपकी बेस और फाउंडेशन मजबूत हो बच्चों। अब इसको नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है बच्चों, इसलिए मैं इसके 3 क्वेश्चन रह गए, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज करना बच्चों। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, क्योंकि बड़े बड़े थे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी थे, तो मैं जल्दी जल्दी इसे आपको समझाना ज़रूरी नहीं समझता। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि समझ गए ना आप। चलो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।